नमस्कार दोस्तों, पिछले अध्याय में आपने प्रश्न 30 तक देखा है। इस अध्याय में हम प्रश्न 31 से शुरू करते हैं। मानवाधिकार से संबंधित यह प्रश्न है। अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा है, तो वह वीडियो आप देख सकते हैं जिसमें 30 प्रश्नों को लगातार 5-5 के सेट में हल कराया गया है। तो आज शुरू करते हैं प्रश्न 31। मानव अधिकारों का अंतर्राष्ट्रीय बिल क्या है? अंतर्राष्ट्रीय अधिकार बिल के प्रारूप की तैयारी प्रक्रिया का निर्धारण आर्थिक और सामाजिक परिषद द्वारा किया गया। प्रारूप समिति ने अपने प्रथम सत्र में अंतर्राष्ट्रीय अधिकार बिल का एक प्रारंभिक प्रारूप तैयार किया। मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा, दो अंतर्राष्ट्रीय संविधाएं एवं तीन ऐच्छिक न्यायाचारों के साथ मिलकर मानव अधिकार अंतर्राष्ट्रीय बिल का सृजन किया गया। अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार बिल में अंतर्विष्ट मौलिक अधिकारों एवं स्वतंत्रताओं पर भी 70 से अधिक मानव अधिकार संधियों में प्रकाश डाला गया, जिसमें दासता, नरसंहार, मानवीय विधि, सामाजिक विकास, धार्मिक सहिष्णुता, सांस्कृतिक सहयोग, भेदभाव, महिलाओं के विरुद्ध हिंसा एवं शरणार्थियों एवं अल्पसंख्यकों की परिस्थिति आदि सम्मिलित थे। अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार बिल मानव इतिहास में मील का पत्थर के समान है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीशों ने समय समय पर अपने निर्णयों में अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार बिल में अंतर्विष्ट सिद्धांतों का सहारा लिया है। कई राज्यों के अंतर्राष्ट्रीय न्यायालयों ने अपने निर्णयों में बिल में अपवर्णित सिद्धांतों को उद्धृत किया है। अगला प्रश्न, प्रश्न 32। मानव अधिकारों का वर्गीकरण। उत्तर: मानव अधिकारों का वर्गीकरण। मानव अधिकार अविभाज्य एवं अन्योन्याश्रित होते हैं, इसलिए संक्षिप्त रूप में भिन्न भिन्न प्रकार के मानव अधिकार नहीं हो सकते। सामान्यतः भिन्न भिन्न अनुच्छेदों में इनकी गणना की गई है। फिर भी संयुक्त राष्ट्र प्रणाली के अंतर्गत मानव अधिकार के क्षेत्र में किए गए विकास से यह स्पष्ट हो जाता है कि मानव अधिकारों को मुख्य रूप से दो भागों में बांटा जा सकता है। एक सिविल एवं राजनैतिक अधिकार और दूसरा आर्थिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक अधिकार। एक सिविल एवं राजनैतिक अधिकार। सिविल एवं राजनैतिक अधिकार वे अधिकार हैं जो प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के संरक्षण से संबंधित होते हैं। ये सभी व्यक्तियों के लिए जरूरी होते हैं जिससे वे अपना गरिमामय जीवन बिता सकें। इस तरह से अधिकारों में प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, व्यक्तियों की सुरक्षा, एकांतता का अधिकार, गृह एवं पत्राचार, संपत्ति रखने का अधिकार, यातना से स्वतंत्रता, अमानवीय एवं अपमानजनक व्यवहार से स्वतंत्रता का अधिकार, धर्म की स्वतंत्रता आदि के अधिकार शामिल होते हैं। दो आर्थिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक अधिकार। आर्थिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक अधिकारों का संबंध मानव के जीवन की न्यूनतम आवश्यकताएं उपलब्ध कराने से है। इन अधिकारों के अभाव में मानव प्राणियों के अस्तित्व के खतरे में पड़ने की संभावना रहती है। पर्याप्त भोजन, वस्त्र, आवास एवं जीवन के समुचित स्तर पर भूख से स्वतंत्रता, काम के अधिकार, सामाजिक सुरक्षा का अधिकार, शारीरिक एवं मानसिक स्वास्थ्य का अधिकार एवं शिक्षा का अधिकार इस कोटि में सम्मिलित होते हैं। इन अधिकारों में कई अन्य आर्थिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक अधिकार शामिल हैं और इन आर्थिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक अधिकारों को अंतर्राष्ट्रीय संविधा में उल्लिखित किया गया है। अगला प्रश्न, पीड़ित के अधिकार के बारे में बताइए। पीड़ित के अधिकार। पीड़ित से ऐसे व्यक्ति अभिप्रेत है जिसे उस कार्य या लोभ के कारण कोई हानि या क्षति कारित हुई है, जिसके लिए अभियुक्त व्यक्ति पर आरोप लगाया गया है और पीड़ित पद के अंतर्गत उसका संरक्षक या विधिक वारिस भी है। पीड़ित व्यक्ति को न्यायालय से प्रतिकर का अधिकार प्राप्त होता है, जैसे कि किसी भी व्यक्ति को जो विधि विरुद्ध गिरफ्तारी अथवा निरोध का शिकार रहा हो, उसको प्रतिकर का प्रवर्तनीय अधिकार प्राप्त होगा। किंतु प्रतिकर का अधिकार भारतीय संविधान के अंतर्गत विनिर्दिष्ट रूप से प्रावधानित नहीं है। प्रतिकर के साथ साथ चिकित्सा का अधिकार, सूचना का अधिकार आदि अन्य अधिकार भी पीड़ित व्यक्ति मांग सकता है।
अगला प्रश्न, मानवाधिकारों के उन्नयन में मीडिया की भूमिका। उत्तर, मानवाधिकारों के उन्नयन में मीडिया की भूमिका व्यक्ति के सर्वांगीण विकास के लिए वाक की स्वतंत्रता अपरिहार्य है। वाक स्वतंत्रता में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता सम्मिलित है तथा प्रेस अभिव्यक्ति का सबसे सशक्त माध्यम है। इसके अतिरिक्त प्रेस को सत्य के अन्वेषण का सबसे सशक्त माध्यम माना गया है। भारत का संविधान अपने अनुच्छेद 19 एक क के द्वारा प्रत्येक नागरिक को वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता प्रदान करता है, परंतु यह स्वतंत्रता अप्रतिबंधित नहीं है। अब यह सुव्यवस्थित तथा सुस्थापित तथ्य हो गया है कि प्रेस लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है। लोकतंत्र की सफलता, स्वतंत्रता तथा समृद्धि प्रेस पर निर्भर करती है। इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर बनाम भारत संघ AIR 1986 SC 515 नामक वाद में उच्चतम न्यायालय ने प्रेस को लोकतंत्र का चौथा स्तंभ बताया तथा प्रेस को सभी स्वतंत्रताओं की जननी बताया। स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल बनाम सुबोध गोपाल AIR 1954 SC 92 नामक मामले में उच्चतम न्यायालय ने कहा, संविधान के अनुच्छेद 19A के अधीन प्रदत्त अधिकार व्यक्ति के मूलभूत एवं महत्वपूर्ण अधिकार है और ये नैसर्गिक अधिकार के रूप में प्रत्याभूत है। ये स्वतंत्र देश के प्रत्येक व्यक्ति के व्यक्तित्व में समाहित है। अगला प्रश्न, भारत में मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम प्रवृत्त होने की तिथि। भारत में मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम को राष्ट्रपति की स्वीकृति 8 जनवरी 1994 को प्राप्त हुई, जिसे मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम के नाम से जाना जाता है। अधिनियम का उद्देश्य राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, राज्यों में राज्य मानवाधिकार आयोग तथा मानव अधिकार न्यायालयों के गठन हेतु प्रावधान करना था, जो मानव अधिकारों तथा उनसे संबद्ध अथवा आनुषंगिक मामलों के बेहतर संरक्षण के लिए था।